हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्ट्रीम पे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। अब मेरा फोकस मेन जो है वो अभी 2D फिगर्स के ऊपर है, जिसके अंदर आपके सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊँगा। और एक एक करके एक एक फिगर के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर जो है ये जो सर्कल है या ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है या उसका पैरेललोग्राम है, उनके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जब तक हमारा इनका बेसिक चीज़ क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक हम आगे के उनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर नहीं पाते। ये कंपटीशन में भी होता है और 9th 10th या 11th 12th में, जब 9th क्लास में 10th क्लास में हम ज्योमेट्री के सिलेबस को देखते हैं तो उसके अंदर जब प्रूफ करने वाले आते हैं तो प्रूफ भी हम किसी को कब कर पाते हैं, जब उनकी बेसिक चीज़ें प्रॉपर्टीज हमें पता होगी कि सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल में जितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जो रेक्टेंगल है या जो भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टीज हमें पता होता है ना, तभी हम किसी चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं या फिर उसको हम प्रूफ कर पाते हैं, यानी सिद्ध कर पाते हैं। तो कोशिश यही करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जो भी बच्चे हैं सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो, क्योंकि मीडियम मैंने दोनों लिख रखा है, हर एक चीज़ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पहले हम आज का जो है वो सिर्फ सर्कल के ऊपर है। मैं सर्कल से रिलेटेड जो भी होगा वो मैं आज क्लियर आप लोगों को करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। पहले आपका सर्कल देखो, सर्कल फिगर, सर्कल तो सबको पता ही होगा सर्कल कैसा होता है देखने में, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर बीच का जो होता है, यानी ये इसको हम बोलते हैं सेंटर, हिंदी में इसको केंद्र बोला जाता है, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। तो ये आपका सेंटर, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। अगला है आपका, पहले नंबर ये मैंने समझाया आपको। दूसरा है, अगर सेंटर से कोई लाइन इसके इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो किसी सर्कल के सेंटर से अगर इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, उसको मिलाने वाली जो लाइन है, यानी उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस को ज़्यादातर आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि इसको किस एक्स मानो, वाई मानो, जेड हो, लेकिन रेडियस इसलिए हमने आर मान लिया। हिंदी में इसको त्रिज्या बोला जाता है। रेडियस है, कन्फर्म है। देखो, रेडियस सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस, यानी जिसको हम परिधि भी बोलते हैं, परिधि के ऊपर कोई बिंदु है उसको मिलाने वाली जो रेखा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या बोलते हैं। अगला आते हैं हम डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? आपका रेडियस का डबल हो जाता है। देखो, ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। इन दोनों रेडियस को, यानी ये आर और ये आर, दोनों को मिला दोगे आप तो ये बन जाएगा पूरा डायमीटर। डायमीटर हम डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको हम व्यास बोलते हैं। ये बेसिक चीज है आपका। तो अब देखो कि यानी एक डायमीटर के अंदर 2 आर आ रहा है, यानी एक फॉर्मूला बन गया d इक्वल टू 2r। d इक्वल टू 2r आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको छोटी क्लास से लेकर के आगे कंपटीशन लेवल तक में इसका यूज आएगा, तो इसीलिए आप इसको याद रखो। देखो, एक चीज याद रखना है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो दूसरा आपका अपने आप ही याद रहेगा कि रेडियस डायमीटर का हाफ हो गया। अगर आप दोनों दिमाग में लेके चलोगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो कभी कभार आ जाता है पेपर में, पूछ दिया जाता है कि अगर डायमीटर बताओ, डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस क्या होगा? तो बच्चे कहते हैं 20 होगा जी, लेकिन 20 नहीं। आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो दूसरा अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका अंदर जो रेडियस होगा वो डायमीटर क्या होगा? हाफ होगा। तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस क्या होगा हमारा? 20 ना होगा, क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा आते हैं हम इस फिगर के ऊपर। देखो, ये तो बता दिया मैंने कि सेंटर से अगर कोई इसमें सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट उसको मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर सरकमफ्रेंस के ऊपर, यानी परिधि के ऊपर कोई 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसको क्या बोलते हैं? हम कोड बोलते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि फिर तो इसको भी कोड बोला जाना चाहिए। ये भी 2 पॉइंट है इसके ऊपर, जो आपका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस के ऊपर ये भी 2 पॉइंट है, तो इसको भी तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी इसका मतलब क्या होना चाहिए? कोड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि वो भी आपका क्या होगा? कोड होगा। तो ये पेपर में आता है, सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है उसको क्या बोला जाता है? तो डायामीटर बोला जाता है। यानी सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, देखो ये भी कोड होगा, ये भी कोड होगा, ये भी आपका कोड होगा, ये भी कोड होगा, सारे। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला होगा जो बीच वाला है। और ये बीच वाला क्या कहलाता है? हमारा डायमीटर।
अगर यही लाइन इसको क्रॉस करते हुए काटते हुए अगर निकल जाए बाहर, ठीक है, ये आपका जो रेखा है आपका, ये अगर इसको क्रॉस करते हुए काटते हुए निकल जाए तो इसको हम बोलते हैं सेकेंट। क्या बोलते हैं हम? सेकेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको छेदक रेखा बोला जाता है, इंग्लिश में इसको सेकेंट बोलते हैं। यानी क्या मतलब कि अगर किसी सर्कल को यानी किसी वृत्त को कोई रेखा अगर काटते हुए निकल जाए, यानी कोई लाइन उसको काटते हुए निकल जाए क्रॉस करते हुए, तो इसमें डिफरेंस पता चल गया। ये तो हो गया कोड जो इसको क्रॉस नहीं करता, सिर्फ टच करता है, 2 पॉइंट को टच करता है, ठीक है। और ये आपका हो गया सेकंड जो इसको क्रॉस करते हुए निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फिगर आपका, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कल। अब देखो ये सर्कल हो गया पूरा, सेमी मतलब आधा, अर्धवृत्त हिंदी में बोलते हैं, नाम से ये अर्ध मतलब आधा, तो आधा सर्कल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आधा सर्कल। याद रखना है इसको, आधा सर्कल, ये इसका जो सेंटर था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यार ये हो गया टोटल इसका डायमीटर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि इसको फिर बाद में भी मैं समझाऊंगा, तो ये याद रखना, इस चीज को याद रखना, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक। अगला चलते हैं हम, देखो इधर ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं बताया मैंने, क्या बोलते हैं इसको हम? कोड यानी चाप बोलते हैं। तो इस कोड ने क्या करा, इस कोड ने क्या करा, ये सर्कल था, ये जो कोड है ये हमारा, इसने क्या करा, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कोड से इधर वाला पार्ट, एक कोड से उधर वाला पार्ट, कैसे भी कोड ले लो, अगर इधर लेता तो एक कोड से इधर वाला पार्ट, एक कोड से इधर वाला पार्ट। कोड बार बार बोल रहा हूं तो समझ आना, जीवा, कोड और जीवा मैंने लिख दिया। तो इसने क्या करा, ये जो छोटे वाला पार्ट है, ये हमारा जो छोटे वाला पार्ट है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंट और हिंदी में बोला जाता है वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलते हैं हम सेगमेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वृत्तखंड। यानी वृत्त को खंडित कर दिया, मतलब खंड कर दिया, खंड बांट दिया। तो अब जो छोटे वाला पार्ट है, छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर, और इसके ऊपर जो बड़े वाले पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर। हिंदी में माइनर को लघु बोला जाता है और मेजर को दीर्घ बोला जाता है। यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट और मेजर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर नहीं होगा, ये सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। आगे समझ में? तो कहने मतलब कि कोड जो आपका ये कोड है, और इसको जो हम ये जो है आपका, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आर्क। ये वाला पार्ट जो आपका, इसको आर्क बोला जाता है। हिंदी में इसको चाप बोला जाएगा, सॉरी, कोड को हम जीवा बोलते हैं। कोड को जीवा बोला जाता है, आर्क को चाप। कंफ्यूजन हो गई थी, कोड को जीवा और आर्क को क्या बोलते हैं हम? चाप बोलते हैं। तो जो आपका जीवा है और जो आपका चाप है, जीवा और चाप के बीच बनने वाले जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है? हमारा वृत्तखंड। फिर से समझ लो, जो कोड है और जो आपका आर्क है, कोड और आर्क के बीच में बनने वाले रीजन को क्या बोला जाता है? हमारा सेगमेंट। तो जो छोटे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो हमारा बड़े वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इस वाले फिगर पे। अब देखो, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और ये हो गया आपका आर्क। क्या हो गया? आर्क। तो दो रेडियस और आर्क, इन तीनों के बीच के जो रीजन होते हैं, इन तीनों से मिलकर जो रीजन बनता है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। हिंदी में बोला जाता है इसको त्रिज्यखंड, हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो जो छोटे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो इसके अलावा जो बड़े वाला पार्ट ये वाला बच गया है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो छोटे वाला पार्ट है उसको माइनर सेक्टर, जो बड़े वाला पार्ट है उसको मेजर सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर के ऊपर एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आप जब करवाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी समझ लो, जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़े वाला पार्ट जो मेजर सेक्टर। आगे समझ में? फिर से समझ लो, जो आपका कोड है,
कोर्ड और आर्क के बीच के रीजन को क्या बोला जाता है? सेगमेंट। कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि आर्क और जो आपका सेगमेंट है, सॉरी आर्क और जो कोर्ड है, आर्क और कोर्ड के बीच में बनने वाले रीजन को क्या बोला जाता है? हमारा सेगमेंट बोला जाता है, यानी कि लघु वृत्तखंड। ठीक है, लेकिन रेडियस और जो आर्क है, दो रेडियस और आर्क से बनने वाले बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो छोटा वाला पार्ट है उसको माइनर और जो बड़े वाला पार्ट है वो मेजर हो जाएगा, वो सेगमेंट में भी होगा और वो सेक्टर में भी हो गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर कोई 2 सर्कल है या 3 भी हो या 4 भी, कितने भी सर्कल हो, अगर उस सबका सेंटर अगर कॉमन होगा, एक ही होगा, देखो इस वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, बड़े वाले का भी यही है, तो इसको हम बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं हम? कंसेंट्रिक सर्कल। हिंदी में हम संकेंद्री वृत्त भी बोलते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संकेंद्री वृत्त। तो इस कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी बेस इसमें, कि बेसिक चीज मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश किया है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है। तो ये चीजें, सिकेंट क्या होता है, और एक है आपका टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करते हुए सीधा बाहर से निकल जाए, हिंदी में सुनने में लग जाए स्पर्श रेखा, यानी छूते हुए भाग जाए। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है, अगर इसको बाहर से टच करते हो कोई, देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ये काटते हुए निकलता है तो सिकेंट है, और ये टच करते हैं, समझ लेना, टी से टच और टी से टेंजेंट। ठीक है, और जो टच करते हुए निकलता है उसमें क्या बोलते हैं? टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा हिंदी में बोला जाता है। इस टेंजेंट के ऊपर भी सर्कल के अंदर प्रॉपर्टीज है बहुत सारे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। बेसिक जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को वो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे कोड है, कोड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, मैंने चाप लिख दिया था। ठीक है, कोड को हिंदी में जीवा बोलते हैं, आर्क को हिंदी में चाप बोला जाता है। तब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखो, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आर आपको बता दें मैंने क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, उसको आता है आपका पेरीमीटर जो होता है इसका, या सरकमफ्रेंस भी बोल लो, हिंदी में इसको परिधि बोला जाता है। वो होता है इसका 2 पाई आर। परिधि कहने मतलब हो गया इसका बाउंड्री। क्या हो गया? बाउंड्री कहने मतलब कि ये जो इसका पूरा है, सरकमफ्रेंस मैंने बार बार बोला भी था अभी पहले कि ये आपका इसका सरकमफ्रेंस है पूरा। ठीक है, पेरीमीटर बोल लो या आप इसको सरकमफ्रेंस बोलो, हिंदी में इसको परिधि बोला जाता है। वो होता है 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये मैंने बता दिया था, जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 2 आर के बराबर। चलो, ये तो था आपका सर्कल का। अब मैंने इस पे आता हूं, सेमी सर्कल पे। जो मैंने बोला था इसको ध्यान में रखना आप लोग। अब देखो, अगर ये सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त आधा अगर इसको कर देंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा? अब बोलोगे इसका आधा कर दो, नहीं, इसका आधा नहीं करना, करना है आधा, लेकिन कुछ और भी ऐड करना है इसके अंदर। अब क्या करना है देखो, इधर पेरीमीटर क्या होता है, यानी एक हिसाब से मान लो कि आपका कोई प्लॉट है, अब मैं कहूँगा किसी रोप से आपको उसको घेरना है, एक बार एक राउंड पे घेरना मतलब। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसकी पूरी बाउंड्री है उसके लेंथ के हिसाब से एक रोप लेके आओगे जिससे इसको पूरा घेर दें हम। तो वही है, यहाँ पे सर्कल है तो इसको घेरने के लिए हमें ये पूरा इतना बड़ा रोप चाहिए था। तो ये जो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। तो इसका जो आधा होगा, आधा क्या होगा हमारा?
इतना। अगर मैं आधी रस्सी लेके आऊंगा तो वो किसके बराबर होगा, सिर्फ इतने को तो कवर करेगा ना। तो उस रस्सी से मैं इतना पार्ट ही कवर कर सकता हूं, लेकिन हमारा जो प्लॉट है वो यहां से तो खाली रह गया, यहां से तो कवर हुआ नहीं। अगर इसकी बात करें तो अगर मैं सर्कल का आधा रस्सी लेकर के आऊंगा, मतलब इसके जितना रस्सी इसमें लगता है तो उसका आधा रस्सी लेकर के आऊंगा, तो वो कितने को कवर करेगा, सिर्फ इस इतने पार्ट को तो कवर करेगा इसके, ये तो बच गया। तो ये किसके बराबर था हमारा, d यानी 2r के बराबर। तो यानी क्या मतलब कि इसका आधा, तो ये पूरा अगर 2πr था तो इसका आधा यानी ये किसके बराबर होगा, πr के बराबर, इतना सिर्फ। ये पूरा तो हो गया हमारा πr और ये है हमारा d, तो ये किसके बराबर हुआ, πr प्लस में d के बराबर। अब d किसके बराबर है, 2r के बराबर, तो आप इसको लिख लो πr प्लस में 2r। यहां से अगर आप r को बाहर कॉमन निकाल लोगे इन दोनों में से तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। तो इतना ये समझ, ये तो आपका है कि अगर समझ में रहेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इतने को याद रखो, d तो आपको पता ही है ना कि वो 2r के बराबर आता है, तो कंफ्यूजन की कोई बात रहेगी नहीं। पेपर में अगर रेडियस दे देगा कि रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 रख दोगे। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको पेपर के अंदर डायमीटर देगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसका कंडीशन आपको पता चल गया, डायमीटर क्या हमारा 2r के बराबर है, तो अगर आपको रेडियस दे देगा तो आप डायमीटर निकाल सकते हो। तो ये था आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल के लिए आपका और ये आपका सर्कल के लिए। फिर से समझा रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, तो सेमी सर्कल उसका आधा, ठीक है। तो इसका आधा क्या हो गया हमारा, ये हो गया एरिया इसका πr स्क्वायर का, πr स्क्वायर अपन में 2। इसका पेरीमीटर क्या था हमारा 2πr, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr का आधा क्या होगा πr, लेकिन πr हमारा सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये ऊपर वाला, लेकिन ये कवर करने के लिए ये d के बराबर है, तो प्लस में d भी होगा हमारा वो, यानी कि इतनी रस्सी तो हमें चाहिए, साथ में ये रस्सी भी चाहिए जो इसको कवर कर दे। तो ये रस्सी हमारा डायमीटर यानी व्यास के बराबर है, तो πr प्लस में d, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एक बार देखो इसको आप लोग। तो अब इसके दूसरी प्रॉपर्टी हम सेक्टर लेके चलते हैं। सेक्टर देखो, सेक्टर मैंने बता दिया आप लोग किसे बोलते हैं हम, सेक्टर त्रिज्यखंड को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल क्या था, πr स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था 2πr। तो अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो देखो ये थीटा एंगल को डिनोट करते हैं, यानी कोण को, यानी कि ये जो दो त्रिज्या थी, ये दो त्रिज्या केंद्र के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, 40, 45, 60, 90 किसी न किसी का तो बनाएगी। ये सर्कल के सेंटर पे पूरा कोण कितने का हो जाएगा, 360 का, यानी एक पूरा कवर कर लेते हैं तो क्या होता है 360 का। तो 360 में से कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी, ये थीटा बनाएगी, मान थीटा कोई एक एंगल है। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इस पोर्शन का अगर आप एरिया निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या आपका थीटा अपॉन में 360, यानी पूरा एंगल 360 था, 360 में से हम कितना ले रहे हैं सिर्फ थीटा, तो ऊपर लिख लिया थीटा, इनटू में एरिया क्या होता है सर्कल का πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इस थीटा की जगह पे पूरा 360 ले लेता तो कट जाता तो क्या बन जाता πr स्क्वायर, फिर तो पूरा सर्कल ही बन गया ये। तो अगर इस पूरा एंगल ले लेता यहां से लेकर यहां तक तो वो क्या बन जाता πr स्क्वायर, पूरा सर्कल। लेकिन हमें एक छोटा सा पार्ट लेना है, ये सेक्टर लेना है त्रिज्यखंड, तो वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, तो सिर्फ वो लेना है। इसी टाइप से पूरा सर्कमफ्रेंस जो था वो था हमारा 2πr, तो यानी इतना सर्कमफ्रेंस जो लेना है, सिर्फ इतनी की लेंथ, वो आपका क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 2πr। कुछ नहीं करना, सेक्टर में क्या लग जाता है थीटा अपॉन 360 लग जाता है, एरिया निकालो या सर्कमफ्रेंस निकालो इस सेक्टर का। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का। अब एरिया, अब मैंने इसको बताया था जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर यानी लघु, और जो बड़े वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ। तो मान ले कि इस पूरे का आपने एरिया निकाल लिया था πr स्क्वायर से, वो मान ले 50 आ गया था आपका, और ये छोटे वाला जो आ गया था वो मान ले आपका 10 आ गया था। तो अगर इसका पता करना होगा तो क्या करेंगे हम, 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि इसको कैसे निकालना है, जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आपको माइनस करके
फिर जैसे किसी भी टर्म में आ सकता है, हो सकता है पाई की टर्म में आ जाए, या एक्स वाई जेड इसका रेडियस अगर मैं आर ही छोड़ दूं तो आर के टर्म में आंसर होगा। ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सेक्टर के ऊपर, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं सर्कल का, ये 10th क्लास में आपके, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो माइनर का जितना आएगा मेजर में से उस माइनर को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर का फिर एरिया आ जाएगा, यानी दीर्घवृत्त खंड का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर आपको पता चल गया। बस कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई में रहता है इसके। एक बार देख लो आप लोग उसको। अब देखो इसके अंदर ये बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये ए बी क्या कहलाएगा हमारा। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। अब ए बी को हम क्या बोलेंगे, हम कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कोड। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जीवा। ये ओ पॉइंट क्या हमारा, सेंटर है। अगर सेंटर से कोई लाइन यानी परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, हिंदी में हम लंबवत बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर से कोई लाइन इस कोड के ऊपर, इस कोड के ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर में है तो इस कोड को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी एपी किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के। याद रखना कंडीशन, बहुत यूजफुल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे सर्कल से रिलेटेड फिगर आएंगे तो इसका यूज बार बार होता है। कंडीशन क्या है, इफ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, अगर ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी ओपी अगर ए बी के ऊपर लंबवत होगा तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट, ये एक्स वाई क्या है, समझा रखा है मैंने। कोई लाइन अगर सर्कल को टच करते हुए जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब टेंजेंट जो है वो हमेशा सेंटर के साथ जो रेडियस होगा, यानी ओ है, ये आपका रेडियस ही तो होगा ना। ओपी आपका क्या है, इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर ही। जैसे ये आपका रेडियस नहीं होगा लेकिन ये आपका रेडियस होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है तो ये रेडियस के बराबर होगा। तो अगर कोई लाइन टेंजेंट है, किसी सर्कल का कोई टेंजेंट जो है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हिंदी में इसको बोलाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। तो जो रेडियस है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस है, वो जो मिलेगा ये यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं बोल दूं कि ये आपका टेंजेंट है तो ये जो रेडियस है ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, यानी ये जो लाइन है वो टेंजेंट होना चाहिए। अगला देखो, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर जो यानी केंद्र जो एक ही है। अब ये जो ए बी है, अब ये बताओ ए बी क्या है, ए बी जो हमारा वो क्या कहलाएगा। ए बी यहाँ पे दो काम कर रहा है। अगर आप बड़े वाले सर्कल को देखो, इस बड़े वाले सर्कल को मैं पी मान लेता हूँ, छोटे वाले को मैं क्यू मान लेता हूँ। तो अगर ये पी वाला सर्कल है तो पी वाले सर्कल के लिए तो छोटे वाले को भूल जाओ भी थोड़ी देर के लिए, तो पी वाले के लिए तो ये कोड का काम कर रहा है, जीवा। आज जो छोटे वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो इस छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। यानी ये जो ए बी है ये दो काम कर रहा है, बड़े वाले के लिए कोड है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन बताया मैंने कि रेडियस के साथ ये 90 का एंगल बनाता है। तो देखो ये रेडियस था छोटे वाले का, तो इसके साथ इसने 90 का एंगल बना दिया। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे क्या कंडीशन बताया था कि अगर कोड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन आ रहा है, अगर वो 90 का एंगल बना रहे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, ए पी इक्वल टू बी पी। तो देखो ये पहले वाले सर्कल से हमने ये इसको कंफर्म कर दिया कि ये 90 का एंगल बना रहा है। तो जब 90, अब ये क्या था, कोड था, तो कोड के ऊपर जब ये लाइन 90 का बनाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी के, यानी ये और ये बराबर आ जाएगा। अब ये देखो, ये और ये क्या बराबर होंगे, क्या ओ ए और ओ बी बराबर होगा, तो ओ ए ओ बी भी बराबर होगा हमारा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले का तो ये रेडियस हो गया ना।
अगर आप बड़े वाले सर्कल को देखोगे तो बड़े वाले सर्कल का ये भी रेडियस यानी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो सर्कल के अंदर तो कितने भी रेडियस हो सारे के सारे बराबर ही होते हैं वो रेडियस, तो सर्कल के अंदर जो होगा वो रेडियस बराबर ही होते हैं, इसलिए ये भी इसके बराबर है। ठीक है, तो ओ ए बी ओ बी के बराबर हो गया तो रेडियस ही है, ए पी भी बी पी के बराबर हो गया, और ये तो दोनों में कॉमन है ही। तो ये था कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर कुछ पार्ट। एक बार अब देखो आपके सामने मैंने 4 फिगर ले रखा है। अब पेपर के अंदर इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये 2-4 फिगर को एक साथ मिला के वो एक क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन हर एक फिगर का आपको मतलब पता होगा तभी आप उससे लास्ट का फाइनल आंसर या कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, कि ये होगा तो ये होना चाहिए, ये होगा तो ये होना चाहिए। तो अब देखो इधर ये क्या आपका एक सर्कल है, ए बी को क्या मानोगे आप, ए बी को आप क्या मान सकते हो, ए बी हमारा डायमीटर है ना, क्योंकि ये सेंटर हो गया तो सेंटर से लाइन पास हो रही है तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अगर किसी सर्कल के अंदर डायमीटर के ऊपर अगर कोई भी डायमीटर को बेस मान के यानी इसको आधार मान के अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, वो ट्रायंगल का पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, देखो 2 कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो ए बी जो हो वो आपका डायमीटर हो, और दूसरा जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट उसका सी वो सरकमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि ये डायमीटर है और मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं, ये पॉइंट इसके ऊपर टच करना चाहिए। तो ये इसको टच कर रहा है तो ये हमेशा 90 का ही एंगल बनाएगा, यानी एंगल जो होगा आपका ए सी बी ये हमारा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। याद रखना इन चीज़ों को। अगर बेस आपका ये है, मतलब बेस कहना तो डायमीटर है, अगर आपका बेस कंफर्म ये कहने कि ए बी आपका डायमीटर होना चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है जिसका थर्ड पॉइंट यानी ये एक तो ए था एक बी था तीसरा ये सी था, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ अगर ऐसे होगा तो नहीं माना जाएगा उसको, सरकमफ्रेंस के ऊपर है तो ये वाला एंगल 90 का ही बनेगा। फिर देखो ए बी बेस है, ये वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ए डी बी ये भी टच कर रहा है सरकमफ्रेंस को तो ये भी 90 का होगा। बेस ए बी है, ये ई वाला पॉइंट ये भी सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो ये ई भी हमारा 90 का होगा। अगर मैं एक और ले लूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये मान लिया डी है तो ये भी हमारा 90 का होगा। तो क्या समझा हमने कि अगर सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है जिसका बेस यानी एक साइड जो है उसका डायमीटर है, तो बाकी दोनों साइड का जो एंगल है वो अगर सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 का ही बनेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक साइड उसका डायमीटर हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर किसी सर्कल के अंदर किसी 2 ट्रायंगल या 3 ट्रायंगल कितने भी ट्रायंगल है बेस उसका सेम है, देखो इस वाले ट्रायंगल का भी बेस यानी आधार ये आधार है इसका और इसका भी ये आधार यानी एक पार्ट दोनों का कॉमन है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। फिर से कह रहा हूं ये चीज जो है वो टच करना चाहिए सरकमफ्रेंस के ऊपर। ऐसा ना कि ये सर्कल है ये इसका वो बना दिया मैंने, एक तो ऐसे कर दिया और एक हमने ऐसे कर दिया, ये इसको टच करना चाहिए बीच में नहीं होना चाहिए। तो अगर डायमीटर हो तो एंगल हमें पता चलेगा कि वो एंगल 90 का ही होगा। लेकिन अगर डायमीटर नहीं है, अब ए बी तो हमारा क्या कहलाएगा जीवा कहलाएगा, कोर्ड। अगर वो कोर्ड है डायमीटर ना होकर के कोर्ड है तब ये नहीं पता कि एंगल कितने का होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मैं एक और एंगल यहाँ पे बना दूं ऐसे करके तो ये भी इसी के बराबर होगा। अगर ये 60 का होगा तो 60-60-60 तीनों होंगे, ये अगर 20 का होगा तो ये तीनों 20 के ही होंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितने का होगा, यहाँ पे कंफर्म था कि ये 90 का ही होगा। अगर डायमीटर है तो ये 90 का ही होगा, ये यहाँ पे एंगल फाइंड आउट है हमारे पास, फाइंड है कि हमने पता कर लिया ये 90 का ही है। लेकिन अगर हमारे कोड के ऊपर है तो ये नहीं पता कि कितने का होगा, लेकिन जितने का ये होगा तीनों ही उतने के होंगे। आगे समझ में, डायमीटर के ऊपर तो पता चल जाता है 90 का होता है, लेकिन कोड के ऊपर कंफर्म नहीं है कि कितने का होगा, लेकिन जितने का भी होगा तो जिस ट्रायंगल का बेस सेम है उसका एंगल सेम होगा। ठीक है, उसके बाद एक ये फिगर आपका, अब देखो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये एंगल इसको मैं यहाँ पे एंगल 1 मान के चलता हूँ, यहाँ पे एंगल 2 मान लेता हूँ और यहाँ पे एंगल 3 मान लेता हूँ। इस वाले को 3 माना है हमने, इस वाले को हमने 2 माना है, इस वाले को हमने 1 माना है। ठीक है, अब देखो इसे समझ लो, मैं फिर से एक पर डायग्राम बना रहा हूँ। ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो ये 3 वाला जो होगा जितना उसका ये डबल होगा।
ठीक है, यानी एंगल 1 जो होगा एंगल 3 का डबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 100 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का बन जाएगा, 200 डिग्री का। अब बोलूँगा कि एंगल 2 बताओ, एंगल 2 कितने का होगा, तो टोटल होता है 360 का। तो 360 में से अगर ये 200 आपका यही है तो ये कितना बच जाएगा, अगर 200 हमारा, ये रफली देखने से आपको लग रहा है कि 200, मैंने एग्जाम्पल लिया एक, तो ये अगर 200 का होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 160 का। तो एंगल 2 आपका बढ़ जाएगा 160 का। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे फिगर के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हिंदी में से बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज कैसा भी हो, आपको उससे मतलब है चतुर्भुज होना चाहिए, बट उसके चारों पॉइंट जो है वो चारों पॉइंट सर्कल को टच करता हो, कैसा भी हो लेकिन सर्कल को टच करता हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये सर्कल बना दिया और एक तो टच कर रहा है, दो टच ही नहीं कर रहे, ये दो टच ही नहीं कर रहे, ऐसे नहीं। चारों पॉइंट यानी चारों जो वर्टेक्स है उसके, ठीक है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हो। तो अगर ऐसा केस आ जाएगा, ठीक है, तो आमने सामने के जो एंगल है यानी अपोजिट साइड के जो एंगल है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल 1 और एंगल 3 को अगर ऐड कर दो तो 180 के बराबर होगा। या एंगल 4 और एंगल 2 को ऐड कर दो तो 180 के बराबर होगा। कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज हो। चक्रीय चतुर्भुज कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट जो है यानी चारों वर्टेक्स जो है सर्कमफ्रेंस को टच करे, तभी वो साइक्लिक कहलाएगा। आगे होगा समझ में, ठीक है। जैसे मैं कह दूं ये है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये तो डायमीटर हो गया, आपका डायमीटर हो गया, लेकिन पॉइंट तो चारों टच कर रहे हैं ना सर्कमफ्रेंस को, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर के 180 का होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलाकर के 180 का होने चाहिए। यानी क्या मतलब कि अगर आपका एक पता चल जाएगा तो आप दूसरे वाला पता कर सकते हो। तो जब इन छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को आप याद रखोगे ना, तो इनसे जब फिगर में मान लिया कि 2-3 फिगर को इंक्लूड करके एक फिगर बना दिया जाता है और फिर वहां पे दे देगा कि बताओ ये एंगल इतना है तो दूसरा क्या होगा, तब जब ये बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना, तब आप वहां पे माइंड लगाओगे कि हाँ कि ये जितना होता है उसका ये डबल होता है। अगर वो डायमीटर दे रखा होगा तो ये पता चले आपको ये 90 का होगा, ठीक है। अगर पता है कि बेस बराबर है, कोड सेम है, तो ये पता रहेगा कि यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोल दिया कि ये आपका 60 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का है, मैंने एक फिगर ऐसे बना दिया, ठीक है। कहूंगा कि बताओ कि ये वाला एंगल कितने का होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये अगर 60 का है तो मैंने क्या बताया, कोड अगर इक्वल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 का होगा। और ये अगर 60 है तो ये कितने का होगा। अब ये क्या बन गया, देखो इधर ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, आपका चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। अब चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस यानी परिधि को टच कर रहे हैं, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि चक्रीय बन गया। चक्रीय में क्या बताया था मैंने कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये आ जाएगा 120। तो ऐसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड बताया, सर्कल की प्रॉपर्टीज बता दी है, सर्कल का एरिया बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, सेक्टर, सेगमेंट, इन सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया मैंने। अब देखो सेगमेंट को जैसे आप निकालते हो सेगमेंट का देख लो, मैं बता देता हूं, लेकिन वो सेक्टर वाले चैप्टर के अंदर इसको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। अगर सेगमेंट का एरिया निकालना तो कैसे करोगे, सेगमेंट क्या था आपका, ये वृत्तखंड, यानी अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, ये सेंटर है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये तो बन गया आपका त्रिज्यखंड। इसका फॉर्मूला निकालने का मैंने बताया था, एरिया क्या होता था, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को निकालना आपको फिर ट्रायंगल का एरिया पता करना चाहिए। तो अब जब अगला टॉपिक मैं जैसे ट्रायंगल का लूंगा तो उसमें बताऊंगा ट्रायंगल किस किस टाइप के होते हैं
और किस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रिक भी बता दूंगा मैं कि किस ट्रिक से निकालते हैं। अगर किस जैसे 90 डिग्री का तो सिंपल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसे आपको ट्रायंगल का एरिया जब निकालना आ जाएगा तब क्या करोगे, सेक्टर का एरिया निकाल लोगे। मान लीजिए सेक्टर का एरिया आ गया 100 और ट्रायंगल का एरिया आ गया 20, तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80। तो ऐसे हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रायंगल का कैसे हम निकालते हैं एरिया। तो ट्रायंगल के लिए आपको ट्रायंगल वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल इसके बाद हम ट्रायंगल के ऊपर बनाऊंगा कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और किसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी होती है। तो आई होप ये सर्कल से रिलेटेड जितने भी हैं वो आप लोगों को क्लियर डाउट हो गए होंगे और मैंने कोशिश पूरी करी है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके बेसिक जो है वो क्लियर करवा दूं कि आगे जब मैं पेपर से रिलेटेड जब आपकी तैयारी करवाऊं तो उस टाइम पे बस आपको बताना पड़े मेरे को कि हाँ देखो जी ये इसका ये मतलब जो ये एंगल है वो इसका डबल हो जाता है और कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना दिया है, आप इसको एक बार देख लेना जरूर। थैंक यू।